आज हम राजनीति विज्ञान कक्षा 11वीं का अध्याय 3 चुनाव एवं प्रतिनिधित्व को समझेंगे। इस चैप्टर से संबंधित कुछ अति लघुत्तरी सवालों को एक एक करके हम देखेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने सवालों की ओर। पहला सवाल है, भारत में वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी है? तो भारत में वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु है 18 वर्ष। दूसरा सवाल है, जिन व्यक्तियों को मत देने का अधिकार प्राप्त होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो भाई जिन व्यक्तियों को मत देने का अधिकार होता है उन्हें मतदाता कहते हैं। मतदाता, ठीक है, या वोटर। भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम बताइए। तो इनका नाम है श्रीमती V.S. रमा देवी। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? इसका आंसर है सुशील चंद्रा। कई जगह किताबों में दूसरा दिया है, वो पुरानी है ना बातें हैं, पुराना डाटा है वो। अभी वर्तमान में सुशील चंद्रा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। सार्वभौम वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं? सार्वभौम वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है जब देश का नागरिक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है तो उसे वोट देने का अधिकार मिल जाता है। इसी को सार्वभौम वयस्क मताधिकार कहते हैं। हमारा अगला सवाल है, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? ज़्यादातर विद्यार्थी लिख देते हैं लोकतंत्र, लोक धनतंत्र अर्थात जनता का शासन। ऐसा नहीं है। वास्तव में लोकतंत्र क्या होता है? इसमें जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाता है। लोकतंत्र या जनता के शासन से क्या तात्पर्य है? तो लोकतंत्र या जनता के शासन में जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों द्वारा शासन किया जाता है। अब हमारा अगला सवाल है, परिसीमन आयोग किसे कहते हैं? तो परिसीमन आयोग एक ऐसा आयोग है जो यह निर्णय लेता है कि कौन सा क्षेत्र अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होगा। आपने देखा होगा कई गांव ऐसे होते हैं जहां पर केवल ST या फिर SC जिनकी संख्या वहां ज़्यादा है वही लोग जो है चुनाव लड़ते हैं। बाकी और कोई दूसरे जाति का उम्मीदवार वहां पर खड़ा नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि परिसीमन आयोग द्वारा उस क्षेत्र को ST SC आरक्षण मिला है। मतलब जो STओं की संख्या अगर वहाँ पर ज़्यादा है तो ST आरक्षण, या फिर SC की जनसंख्या वहाँ पर ज़्यादा है तो SC आरक्षण वहाँ पर मिलता है। और केवल आरक्षित वर्ग के लोग ही वहाँ पर चुनाव लड़ सकते हैं, बाकी दूसरे को अधिकार नहीं है। तो ये जो काम है आरक्षण देने का चुनाव में, है ना, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आरक्षण देने का जो कार्य है वो परिसीमन आयोग का है। अब हमारा अगला सवाल है, निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता कौन करता है? निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता कौन करता है? तो ही निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता मुख्य निर्वाचन आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त करता है ना। निर्वाचन चुनाव एक ही चीज़ है। और वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा हैं। इससे पहले हमने देखा है ना। अब चलिए अब हम अपने कुछ बड़े सवालों की ओर बढ़ते हैं। ये तो थे एक एक लाइन वाले सवाल। अब है लघुत्तरीय सवाल। पहला सवाल है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली से आप क्या समझते हैं? तो भाई फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें वह उम्मीदवार विजेता होता है जिसने सबसे ज़्यादा मत प्राप्त किए हैं। अर्थात इस प्रकार की निर्वाचन प्रणाली में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को ही विजेता घोषित किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, भारत के संसद को समझाइए, है ना, भारतीय संसद को समझाइए। तो जो संसद है ये भारत की विधायिका है। जैसे राज्यों के पास अपनी विधायिका होती है जिसे विधानसभा कहते हैं, वैसे ही संसद पूरे भारत देश के लिए विधायिका है। संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद का वर्णन हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 62 तक है। अर्थात राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है और यह भारत का प्रथम नागरिक होता है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी हैं
और भारत के पहले राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी थे। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी हैं और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। अब हम बात करते हैं लोकसभा की। तो लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है। यहाँ सीटों की संख्या पहले 552 थी, जिसमें से 530 सदस्य विभिन्न राज्यों से, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 सदस्य आंग्ल भारतीय को राष्ट्रपति मनोनीत करता था अपनी इच्छा से। लेकिन 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत राष्ट्रपति की ये जो शक्ति थी, जिसमें वो 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करता था, ये शक्ति समाप्त कर दी गई। मतलब वर्तमान में लोकसभा में सीटों की संख्या 550 है, जिसमें से 530 विभिन्न राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। लेकिन सदस्यों की संख्या, सीटों की संख्या तो 550 है, लेकिन सदस्यों की संख्या वर्तमान में अभी 545 है लोकसभा में। वहीं अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 है। यह एक स्थायी सदन है। राज्यसभा जो होता है वो स्थायी सदन होता है, लोकसभा अस्थायी सदन होता है, क्योंकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। अगर सवाल यह आ जाए कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या अर्हताएं निश्चित की गई है या फिर लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो, है ना। 25 वर्ष की आयु अगर पूरी कर चुका है तो ही वो लोकसभा का सदस्य बन सकता है। और तीसरा, वह पागल या दिवालिया ना हो। अगर यही आपको राज्यसभा के लिए पूछे तो सेम होगा, बस आयु 30 वर्ष हो जाएगी। अर्थात राज्यसभा के लिए भी भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु 30 वर्ष होना चाहिए और पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। अब हमारा अगला सवाल है, गुप्त मतदान किसे कहते हैं। गुप्त मतदान उस पद्धति को कहते हैं जिसमें व्यक्ति जब चुनाव में अपना मत डालने के लिए जाता है तो अधिकारियों द्वारा उस व्यक्ति को एक मतपत्र दिया जाता है जिसे बैलेट पेपर कहते हैं। उस मतपत्र में जितने भी उम्मीदवार उस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं उनका नाम और उनका प्रतीक चिन्ह अंकित होता है। वह एकांत में सभी नामों को, चिन्हों को ध्यानपूर्वक देख लेता है और अपनी इच्छा से किसी एक उम्मीदवार पर सील लगाता है और उसे मोड़ करके मतपेटी में डाल देता है। और यह प्रक्रिया किसी के देखरेख में नहीं होती है, यह अपनी इच्छा से वो करता है और न ही वह किसी को बताता है कि वह उन्होंने किसको जो है वोट दिया है। तो ये जो प्रक्रिया है ये गुप्त मतदान कहलाता है। पेपर को मोड़ने के बाद वो मत पेटी में पेपर डाल देता है और उस व्यक्ति ने किसे वोट दिया है यह किसी को पता नहीं चलता, है ना। जो मत पेटी होती है उसे बैलेट बॉक्स कहा जाता है। तो बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है गुप्त मतदान की। गुप्त मतदान में क्या होता है कि जब मतदाता मत देने के लिए जाता है तो अधिकारियों के द्वारा उन्हें एक मतपत्र अर्थात बैलेट पेपर दिया जाता है जिसमें सभी उम्मीदवारों के नाम और प्रतीक चिन्ह अंकित होते हैं। वह अपनी इच्छा से किसी एक प्रतीक चिन्ह पर थप्पा लगा देता है, सील लगा देता है और इसकी जानकारी किसी को नहीं होती कि उसने किस उम्मीदवार को अपना वोट दिया है, क्योंकि यह सारा कार्य वह एकांत में स्वविवेक से अपनी इच्छा से करता है। सील लगाने के बाद वो उसे मोड़ करके मत पेटी में अर्थात बैलेट बॉक्स में डाल देता है।
आजकल ये सभी जो कार्य हो रहे हैं ये बैलेट पेपर या बैलेट बॉक्स से नहीं होते हैं। इसके लिए मशीन आ गई है जिसे ईवीएम मशीन कहते हैं, है ना। ईवीएम मशीन अर्थात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो चलिए इसी प्रकार से हम कुछ महत्वपूर्ण सवाल लाते रहेंगे।